सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य तप के बारे में। इंसोलेशन, सूर्य तप को इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन, इंसोलेशन शब्द में ही इसका वास्तविक अर्थ छुपा हुआ है। देखिए, ये जो इंसोलेशन बना है INSOL, इन शब्दों से ही ये शब्द बना हुआ है इंसोलेशन। IN का मतलब है इनकमिंग, इनकमिंग। सोल का मतलब है सोलर, और ये है रेडिएशन, रेडिएशन। इसके आखिरी शब्द है, इसके पहले शब्द है, इसके पहले शब्द है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उससे मिलकर बना है इंसोलेशन, यानी इसका अर्थ हुआ आने वाला सौर्यिक विकिरण। आने वाला सौर्यिक विकिरण, आने वाला सौर्यिक विकिरण, यानी जो सूर्य से पृथ्वी की ओर, हमारे धरातल की ओर जो सौर्यिक विकिरण प्राप्त होता है, जो सौर्यिक विकिरण आता है, उसको हम सौर्यिक विकिरण के नाम से जानते हैं। जो धूप हमारी ओर आती है विभिन्न तरंगों के माध्यम से, विभिन्न फोटॉन्स के माध्यम से जो हमारी ओर पहुंचती है, उसको हम क्या कहते हैं? सौर्यिक विकिरण कहते हैं। सौर्यिक विकिरण की जो हम गणना करते हैं पृथ्वी की ओर, उसके आने की जो ऊंचाई मानी गई है वो 480 किलोमीटर मानी गई है। यानी हमारे लिए पृथ्वी की ओर जो सौर्यिक विकिरण आएगा उसकी ऊंचाई जो है वो कहाँ तक, क्या मापदंड है उसके, तो 480 किलोमीटर के अंदर ऊंचाई तक जो प्रवेश करता है, पृथ्वी की ओर आता है उसके बाद में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सौर्यिक विकिरण कहते हैं। इसकी मापन का जो सौर्यिक विकिरण मापन का जो यंत्र होता है, मापन का जो उपकरण होता है, उसको कहते हैं पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर, पाइरेनोमीटर से सूर्य ताप का मापन है वो किया जाता है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आने वाला सौर्यिक विकिरण जो वायुमंडल में 480 किलोमीटर तक प्रवेश कर जाता है, उसकी गणना फिर हम सौर्यिक विकिरण में कर लेते हैं। उसके बाहर जो भी 480 किलोमीटर के बाहर जो भी सूर्य ताप है, जो भी सूर्य किरणें हैं, उसकी कैलकुलेशन हम सूर्य तप में नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के संदर्भ में उस प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है, वो अंतरिक्ष में फैल रहा है। तो सूर्य तप किस ऊंचाई तक पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की ओर आता है, तो 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो पृथ्वी पर आता है। उसके बाद में इसकी जो त्रिवार्ता के अनुसार जो सटीक परिभाषा है, उसके अनुसार सूर्य से आने वाला लघु विकिरण जो 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चल करके आता है। त्रिवार्ता ने इसकी परिभाषा बताई है कि ऐसा लघु विकिरण सूर्य से आता है जो 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चल करके आते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हो इस तरह से भी कि भाई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर औसतन प्रति सेकंड इसकी गति मानी जाती है। यहां से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है लघु विकिरण। यहाँ इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि सूर्य से आने वाले जो विकिरण होते हैं वो लघु विकिरण होते हैं। यानी S फॉर सन और S फॉर शॉर्ट, शॉर्ट यानी लघु। सूर्य से जो विकिरण आते हैं वो कैसे विकिरण होते हैं? लघु विकिरण होते हैं। और धरातल से जो विकिरण निकलते हैं, यानी लैंड यानी धरातल, धरातल से जो विकिरण निकलते हैं, L फॉर लॉन्ग और L फॉर लैंड, यानी यहां धरातल से जो विकिरण निकलेंगे वो दीर्घ विकिरण निकलते हैं, दीर्घ विकिरण। तो सौर्यिक विकिरण किस रूप में आते हैं? लघु विकिरणों के रूप में आते हैं। उनकी स्पीड क्या होती है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास इसकी स्पीड है वो होती है। और इस गति से ये चल करके हमारी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से पहुंचते हैं, लेकिन 8 मिनट और 20 सेकंड में ये पूरी पृथ्वी तक अपनी दूरी तय कर लेते हैं। यानी पृथ्वी की जो दूरी मानी गई है, कुल दूरी है इनकी 15 लाख
करोड़ के 15 करोड़ के आसपास, यानी 14 करोड़ 96,70,000 किलोमीटर ये पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96,70,000 यानी लगभग पूरा 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास जो है वो पृथ्वी पाई जाती है। कहने का मतलब ये 9.30 करोड़ मील दूर है, यानी 9.30 करोड़ मील दूर है हमारा जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर पर स्थित है। इस स्पीड के साथ वो लघु विकिरणें पृथ्वी की ओर आती हैं और 8 मिनट और 20 सेकंड में वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अब ये इतनी असीमित ऊर्जा पृथ्वी, अब देखिए ये जो पूरा सूर्य तप पृथ्वी में होता है उस पूरे सूर्य तप का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, यानी कुल सौरिक ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, पृथ्वी को प्राप्त होता है। यानी हम बात कर रहे हैं कि सूर्य में कितनी ऊर्जा है, सूर्य में कितनी ऊष्मा है, उसकी एक अंदाजा आप लगाइए कि हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी पर, और उस पूरी ऊर्जा से पृथ्वी पर कितने सारे जल चक्र, वायु चक्र, पूरा जैविक सिस्टम है वो संचालित होता है। पृथ्वी पर जो भी प्रक्रियाएं हैं वो उन सब में ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। पवनें जो चलती हैं वो प्रकाश के द्वारा उत्पन्न न्यून वायुदाब और उच्च वायुदाब जो है उसकी वजह से चलती है। यानी यहाँ पर जो भी प्रवाह, जो भी साइकिल चल रहे हैं उसमें ऊर्जा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है। और इतनी सारी असीमित ऊर्जा, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि हम पूरी ऊर्जा को एक माने या उसको 1 रुपया माने या उसको 100 माने तो हमें जो प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, यानी उस एक में आप 2 अरब का भाग दे दीजिए, हमें 2 अरबवां भाग प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो बहुत सारी ऊर्जा जो सूर्य में मौजूद है, इसके अलावा भी जो हमें प्राप्त होती है उसके अलावा भी, तो ये 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। इसका मतलब सूर्य में ऊर्जा जो है वो क्या है, सूर्य की ऊर्जा असीमित है। एक तरह से सूर्य की ऊर्जा जो है वो असीमित है। तो असीमित ऊर्जा का क्या कारण है, यानी यहाँ इतनी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, सूर्य में ऊर्जा का मूल कारण क्या है, इसकी हम व्याख्या करेंगे यहाँ। तो सूर्य जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन, यानी लगभग 71% हाइड्रोजन है इसमें, और दूसरी क्या है उसमें हीलियम है। 2 महत्वपूर्ण गैसें सूर्य की जो संरचना में है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अब यहाँ इसमें सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय क्रियाओं के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो भी नाभिकीय संलयन होता है उसमें 2 नाभिक परस्पर जुड़ते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण या नए नाभिक का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है, यानी उस पर जब भी प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का हम प्रहार करते हैं तो वो टूट जाते हैं। लेकिन नाभिकीय संलयन क्रिया होती है उसमें 2 नाभिक जुड़ जाते हैं, नया नाभिक बन जाता है। तो नाभिकीय संलयन क्रिया में यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन नाभिक होता है, यानी हाइड्रोजन है वो लगातार किसमें बदलता है, हीलियम में बदलता है। यानी हाइड्रोजन है वो किस में बदलती रहती है, हीलियम में बदलती रहती है। यहाँ पर ये जो सवाल है ये बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य में असीमित ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। यहाँ नाभिकीय संलयन क्रिया के माध्यम से क्या होता है, यहाँ ऊर्जा है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो सूर्य की ऊर्जा है वो एक तरह से प्रति वर्ग इकाई सेंटीमीटर की हम बात करें तो वहां उसकी सतह से जो प्रति वर्ग इकाई सेंटीमीटर में या प्रति
इंच सेंटीमीटर प्रति वर्ग इंच में या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है उसकी मात्रा क्या होती है, एक तरह से स्थिर होती है या हम कहें कि नियत होती है। यानी उससे निकलने वाली ऊर्जा एक तरह से स्थिर होती है, नियत होती है। और यहाँ जब पृथ्वी की किसी वर्ग सेंटीमीटर भाग में जो प्राप्त ऊष्मा है, यानी जो प्राप्त ऊष्मा है, प्राप्त ऊर्जा है, वो भी क्या होती है, नियत है यानी स्थिर है। यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र से उत्सर्जित ऊष्मा और प्राप्त ऊष्मा, यानी सूर्य से तो उत्सर्जित होती है और पृथ्वी को प्राप्त होती है, तो ये क्या होती है, स्थिर होती है। इसको सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक किसे कहते हैं, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी को प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में प्राप्त ऊष्मा जो है वो निश्चित है, नियत है, स्थिर होती है, उसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। तो सौर स्थिरांक की परिभाषा आपको लिखनी है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त ऊष्मा है वो निश्चित होती है, उसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर स्थिरांक का जो मापन किया जाता है, सौर स्थिरांक का मापन की जो इकाई है वो इकाई है लेजली। मापन लेजली में किया जाता है। सौर स्थिरांक का मापन लेजली में होता है। लेजली का मतलब ये हुआ कि लेजली बराबर क्या होता है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त ऊर्जा जो है उसका मापन, ऊर्जा कैलोरी जो है वो लेजली कहलाता है। यानी एक वर्ग सेंटीमीटर जो है उसमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट प्राप्त की गई जो ऊर्जा कैलोरी है एक तरह से, वो उसको हम क्या कहते हैं, लेजली के नाम से जाना जाता है। तो लेजली क्या है, यानी जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, हमें जितनी ऊर्जा कैलोरी प्राप्त होती है या हम कहें कि कितनी ग्राम कैलोरी हमें प्राप्त होती है, उसको लेजली में मापा जाता है। पृथ्वी का जो सौर स्थिरांक है उसको भी याद रखना है। पृथ्वी का सौर स्थिरांक, पृथ्वी का जो सौर स्थिरांक है वो कितना है, तो पृथ्वी का सौर स्थिरांक है 1.94 लेजली, 1.94 लेजली है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सौर स्थिरांक के बारे में अनगिनत बार सवाल हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो सौर स्थिरांक क्या है, यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त की गई ऊष्मा जो है प्रति मिनट में वो बिल्कुल स्थिर होती है, इसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर स्थिरांक की गणना जो है, मापन है, वो लेजली में किया जाता है। और प्रति लेजली का मतलब क्या है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त की गई ऊर्जा जो भी ग्राम कैलोरी में है उसको हम लेजली कहते हैं। पृथ्वी का जो सौर स्थिरांक है वो कितना है, 1.94 लेजली पृथ्वी का सौर स्थिरांक जो है वो माना जाता है। अब देखिए सूर्य की हम गणना करें, सूर्य की हम उसकी स्थिति के बारे में बात करें कि सूर्य किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से है। तो सबसे पहले उसका जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है उसके बारे में, यानी उसके सेंटर का जो पार्ट है, उसके मध्य का जो भाग है, तो मध्य का जो भाग होता है भूगर्भ का भाग होता है। जिस प्रकार भूगर्भ के भाग को कोर कहते हैं, उसी प्रकार सूर्य के जो गर्भिक क्षेत्र हैं, गर्भिक क्षेत्रों को कोर कहा जाता है, यानी कोर। तो सूर्य का केंद्रीय भाग है। कोर का मतलब है सूर्य का केंद्रीय गर्भिक भाग। गर्भिक का मतलब जो अंदर है, गहराई में है, जहां पर उच्च ताप और दबाव होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान है वो पाया जाता है। यहाँ तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जिस प्रकार तापमान बढ़ता है, अत्यधिक दबाव और तापमान बढ़ता है, उसी प्रकार सूर्य के केंद्रीय भाग में भी अत्यधिक तापमान है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान है वो पाया जाता है, लगभग 11 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यह तापमान होता है। उसके बाद में है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का मतलब क्या है कि जहां से फोटोन निकलते हैं।
फोटोन क्या है? फोटोन देखिए, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो एक तरह से विभिन्न प्रकाश पुंज के रूप में होती हैं, यानी वो सतत नहीं होती है, एक गैप में अविरल रूप से होती है, यानी वो सतत नहीं है। वो फोटॉन्स हैं वो निरंतर निकलेंगे, एक फोटोन निकला दूसरा फोटोन निकला, तो फोटोन प्रकाश पुंज है, यानी फोटोन क्या है? एक तरह का प्रकाश पुंज है। और वो प्रकाश पुंज जहां से निकलते हैं, जिस सतह से निकलते हैं उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, यानी प्रकाश पुंज जहां से निकलते हैं, फोटोन जहां से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। ये बाहरी जो सतह है, बाहरी जो आवरण है पूरी पृथ्वी, पूरे सूर्य का, ये पूरी जो सतह है जहां से फोटोन निकलते हैं, जहां से उत्सर्जन होता है विभिन्न प्रकार के विकिरणों का, वो फोटोस्फीयर है। जो लघु तरंगे निकलती हैं पृथ्वी में, यानी जो सूर्य से लघु तरंगे निकलती हैं, लघु तरंगे, वो कहाँ उत्सर्जन जो होता है लघु तरंगों का, वो कहाँ से होता है? फोटोस्फीयर से होता है। और फोटोस्फीयर जो है, यहाँ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। जो भी सौर कलंक पाए जाते हैं, सूर्य की सतह से जो ज्वालाएं निकलती हैं, सूर्य की सतह में होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, वो सभी के सभी परिवर्तन जो होते हैं वो फोटोस्फीयर से होते हैं, यानी जो सूर्य की सतह है वहां से होते हैं। तो लघु तरंगों का उत्सर्जन होता है यहाँ से, और यहाँ पर जो सौर कलंक होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। सन स्पॉट्स जो होते हैं वो कहाँ बने होते हैं? फोटोस्फीयर पे बने होते हैं। फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी यहाँ फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड फोटोस्फीयर का तापमान होता है। फोटोस्फीयर पर अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं, कई प्रकाश वाले क्षेत्र यहाँ पर होते हैं। तो जो भी प्रकाश वाले क्षेत्र फोटोस्फीयर पर होते हैं उनको एक तरह से ग्रेनुल कहते हैं, ग्रेनुल, यानी फोटोस्फीयर पर जो प्रकाशित सतह है, प्रकाशित सतह है, प्रकाशित सतह है, यानी फोटोस्फीयर पर जो सतह प्रकाशित है उसको हम ग्रेनुल कहते हैं। और जो सौर कलंक की हमने बात की, तो सौर कलंक जो है वो कैसे क्षेत्र माने जाते हैं? सौर कलंक हैं वो ठंडे क्षेत्र माने जाते हैं। ठंडे क्षेत्र हैं वो क्या है? सौर कलंक हैं। ठंडे का मतलब क्या हुआ कि वहां ऐसा तो है नहीं कि वहां बर्फ गिर रही होगी, लेकिन वहां सामान्य सतह से तापमान कम होता है। सौर ज्वालाएं निकलने की वजह से वो अधिक तापमान का उत्सर्जन कर देते हैं, और अधिक तापमान का उत्सर्जन करने के कारण तो सौर कलंक जो होते हैं ये ठंडे क्षेत्र होते हैं। सौर कलंक ठंडे क्षेत्र हैं क्योंकि सौर ज्वालाएं निकलने से ये वहां पर जो ऊष्मा को अत्यधिक उत्सर्जित कर देते हैं और उससे हम ठंडे क्षेत्र बन जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है फेकुला, जो अत्यधिक गर्म क्षेत्र होते हैं। फोटोस्फीयर पर जो गर्म क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेकुला कहलाते हैं। तो फेकुला एक तरह से जो गर्म क्षेत्र है उसको फेकुला कहा जाता है। उसके बाद है कोरोना। कोरोना, कोरोना जो है सूर्य का जो वायुमंडल है जिसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, उस वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग, जैसे हम दोबारा यहां पर सूर्य बना रहे हैं और यहां से बहुत प्रकार की जो ज्वालाएं हैं वो निकलती हैं। अब ये ज्वालाएं इस प्रकार से निकलती हैं क्योंकि सूर्य को आपने अभी इस प्रकार से देखा है। जब भी डायग्राम बनता है सूर्य का इसी प्रकार से बनता है। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये कि वहां से निरंतर ऊर्जा इस प्रकार से निकलती है कि जैसे लगता है कि सूरज तो यहीं से शुरू हो गया है, लेकिन वास्तव में उसकी सतह बहुत दूर होती है, 10 लाख किलोमीटर बाद में होती है। 10 लाख किलोमीटर तक तो इस प्रकार की ज्वालाएं जो है वो निकलती रहती हैं, और हमें दूर से देखने पर लगता है कि सूर्य इतना बड़ा है, तो वो सूर्य नहीं होता, वो क्रोमोस्फीयर होता है। उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है, ये एक तरह से ये जो क्षेत्र है इसके चारों ओर का क्षेत्र है, ये जो है ये कहलाता है क्रोमोस्फीयर, जिसमें विभिन्न प्रकार की सौर ज्वालाएं हैं वो निकलती रहती हैं।
तो इस क्रोमोस्फीयर की जो बाहरी आवरण है, ये जो क्रोमोस्फीयर का जो बाहरी आवरण है, ये जो हमें ग्रहण के समय स्पेशली दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य तो बहुत चमकता रहता है, तो चमकता रहता है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती हैं। जब ग्रहण होता है तब हमें ये इस तरह से दिखाई देता है। तो ये जो क्रोमोस्फीयर का बाहरी आवरण है, यानी हम कहें कि बाहरी आवरण, स्पेशली क्रोमोस्फीयर का जो बाहरी आवरण है, जहां पर क्रोमोस्फीयर उसके बाद खत्म हो जाता है, कहने का मतलब, तो वो कहलाता है कोरोना। जो बाहरी सीमा है, जो ग्रहण के समय हमारे दिखाई देता है, बाहरी वलय जो है वो एक तरह से कोरोना है। और क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तो क्रोमोस्फीयर एक तरह से जिस प्रकार पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है, आप सीधे सीधे यूं ही समझे कि सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, क्रोमोस्फीयर है। ये फोटोस्फीयर से 10 लाख किलोमीटर तक दूर होता है, यानी सूर्य की सतह से इसकी ऊंचाई, ये जो इसके बीच में डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 10 लाख किलोमीटर होगा, यानी 10 लाख किलोमीटर की दूरी तक ये पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से 10 लाख किलोमीटर। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें सौर वायु होती है, सौर ज्वालाएं निकलती रहती हैं, यानी इसमें पहली विशेषता कि इसमें जो वायु होती है उसको हम सौर वायु कहते हैं, उसमें आयंस ज्यादा होते हैं, सौर कण ज्यादा होते हैं। और दूसरा जो होती है वो उसमें क्या निकलती हैं, सौर ज्वालाएं जो होती हैं वो इसमें से निकलती रहती है। तो ये हमारा सूर्य जो है उसका विभिन्न प्रकार के जो उसके भाग पाए जाते हैं वो हम उसको देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो कौन कौन से भाग हैं उसमें, देखिए, ग्रेनुल प्रकाशित सतह को हमने कहा, और इससे पहले ये हमने देखा कि कोर इसका केंद्रीय भाग होता है जहां टेम्परेचर 11 लाख सेंटीग्रेड तक होता है। फोटोस्फीयर प्रकाशित सतह को कहते हैं, प्रकाश पुंज जहां से फोटोन निकलते हैं, आपको लिखना क्या है कि जहां से फोटोन निकलते हैं उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोन का मतलब क्या है, प्रकाश पुंज है, प्रकाश को ही फोटोन कहते हैं, उस सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। लघु तरंगों के रूप में उत्सर्जन होता है, सौर कलंक वहां होते हैं, तापमान इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो प्रकाशित सतह है वो ग्रेनुल है, और यहाँ ठंडे क्षेत्र सौर कलंक है, और गर्म क्षेत्र है उसको फेकुला के नाम से जाना जाता है। और कोरोना बाहरी आवरण जो है क्रोमोस्फीयर का, वो बाहरी आवरण कोरोना कहलाता है। क्रोमोस्फीयर एक वायुमंडल के समान है, ये 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है सूर्य की सतह से। यहाँ सौर वायु है और सौर ज्वालाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर है कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो सूर्य ताप है हर जगह समान रूप से प्राप्त नहीं होता है, तो सूर्य ताप समान रूप से क्यों नहीं प्राप्त होता है, कौन कौन से उसके कारण है। सूर्य ताप को, सूर्य ताप की वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप की वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सूर्य तप जो होता है उसमें कौन कौन से कारकों को प्रभावित करता है। सबसे पहला है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन। देखिए, सूर्य की जो किरणें होती हैं उसका तिरछापन जो होता है वो भी सूर्य के ताप को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्राप्त करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसकी स्थिति जो होती है पृथ्वी के संदर्भ में हम देखें, सूर्य कभी उत्तर की ओर होता है, कभी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और कभी वो दक्षिणायन होता है। सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच में इस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति उसकी बनती है। तो जिस स्थान पर सूर्य सीधा चमकता है, प्रत्यक्ष रूप से सीधी किरणें पड़ती हैं, वहां सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है। जहां सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है उस स्थान पर सूर्य तप कम प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें कि यहां पर सूर्य है 21 जून को, यहां सूर्य है 22 दिसंबर को, यहां है 21 मार्च
और 23 सितंबर को। तो जब 21 जून को सूर्य उत्तरायण है, उस समय ये दक्षिणी भाग जो है, यहां पर जो किरणें आएंगी वो बहुत तिरछी होंगी, तो तिरछापन इसका बढ़ जाएगा। तो और एक स्थिति में वो यहां पर सूर्य की किरणें प्रकाश डालती हैं। अब देखिए, ये ए स्थिति है और ये बी स्थिति है। कैसे प्रभावित करता है सूर्य की किरणों का तिरछापन? ये आप लिखेंगे कि सीधी जो पड़ती है वो सूर्य तक ज्यादा प्राप्त करता है, ए स्थान ज्यादा प्राप्त करेगा, बी स्थान कम प्राप्त करेगा। उसकी हमें देखना है कि वो कम क्यों प्राप्त करता है, क्या कारण है। फोटॉन्स तो वहां पहुंच रहा है फिर भी कम प्राप्त करता है। तो तिरछापन बढ़ने से जो पहला मूल कारण है वो ये है कि यहां जब वो ए स्थान पर पहुंचता है तो वायुमंडल की परत है वो काफी कम है, यानी उसकी दूरी है वो कम है। यहां जो बी है, ये जो एक तिर्यक रूप से कोणात्मक दूरी जो है बी, यहां की दूरी बढ़ गई है। ये तो एक तरह से कर्ण बन गया है, तो कर्ण की दूरी एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दूरी बढ़ने से वायुमंडल की मोटी परत को पार करना पड़ता है, जिससे वायुमंडलीय गैसें उस सूर्य तप के अवशोषित कर लेती हैं, उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। तो जब वो इस स्थान पर पहुंचता है तब उसमें तापमान कम बच जाता है, यानी ज्यादा तापमान उसमें बचता ही नहीं है, क्योंकि उसने बहुत लंबी यात्रा की है। तो तिरछापन का पहला जो कारण है वो है कि लंबी वायुमंडलीय परत को, लंबी वायुमंडलीय परत को पार करना पड़ता है। ये डायग्राम जो बना हुआ है कि यहां वो एक लंबी वायुमंडलीय परत को पार करना पड़ेगा। जब दक्षिणायन होगा तो इससे विपरीत स्थिति होगी कि बी पर तो सीधा प्राप्त कर जाएगा और फिर ए पर उसकी दूरी बढ़ जाएगी, तो इधर तापमान कम प्राप्त होगा। तो वायुमंडलीय परत को लंबी या मोटी वायुमंडलीय परत, लंबी बोल सकते हो या हम कहें कि मोटी वायुमंडल की परत होती है, और वो वायुमंडलीय गैसें उस अवशोषण के माध्यम से उस ऊर्जा को कम कर देंगे। और दूसरा जो मूल कारण है इसमें तिरछेपन का, वो ये कारण है कि जैसे ये कोई निश्चित मात्रा में फोटॉन्स आते हैं, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, जब ये सीधी गिरती है 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये जो दूरी है मान लीजिए ये भी 5 वर्ग सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर से वो फोटोन चल के आए, 5 सेंटीमीटर में ही आकर के उसको गर्म करते हैं, ताप को प्रदान करते हैं, तो उसका ताप है वो यहाँ पर संघनित हो जाएगा, एक तरह से संकेंद्रित है। लेकिन जब इन किरणों का एक तरह से तिरछापन होगा, तो तिरछापन होने से क्या होता है कि ये जो दूरी होती है ये काफी बढ़ जाती है, यानी ये दूरी एक तरह से क्या हो जाती है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की दूरी है वो बढ़ गई। तो जब किरणें तिरछी होती हैं तो इसका क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। तो किरणें उतनी हैं, फोटॉन्स उतने ही हैं जितने यहाँ 5 सेंटीमीटर को गर्म कर रहे थे, उन्हीं किरणों को, उन्हीं फोटॉन्स को अब 8 सेंटीमीटर के क्षेत्र को गर्म करना पड़ेगा। यानी तिरछी किरणें, जो तिरछी किरणें हैं वो अधिक क्षेत्र को आवृत करती हैं, अधिक क्षेत्र को आवृत करती हैं, यानी अधिक क्षेत्र को वो घेरेंगी, ज्यादा क्षेत्र में फैल जाएंगी, इसलिए प्रति इकाई तापमान उसका कम हो जाएगा। किरणें वही हैं और अधिक क्षेत्र में फैलने के कारण वो उसको, यानी ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, तो यहाँ बी स्थान पर ताप कम होगा और यहाँ पर ताप जो है वो अधिक होगा, और यहाँ पर ताप जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये तो लिमिटेड है, उतना ही है, सौर स्थिरांक है, स्थिर है इस सेंटीमीटर में। जब ये फैल गया है तो ये क्या होगा, एक तरह से ठंडा होगा। इसी प्रकार ध्रुवों की ओर जाने पर यही मूल रीजन होता है कि वहां सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, वहां तापमान कम प्राप्त होता है। ये दोनों रीजन है। पहला आपने देखा कि किस प्रकार से वो किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, वायुमंडल की मोटी परत को पार करता है। दूसरा कि किस प्रकार वो तिरछी किरणें हैं अधिक क्षेत्रफल में फैल जाती हैं, ध्रुवों की ओर जाने पर ऐसा ही होता है, जिसके कारण उसका तापमान है वो कम प्राप्त होता है। उसके बाद में है सूर्य की किरणों का आपतन कोण, दूसरा जो मूल कारण है सूर्य की किरणों का आपतन कोण, सूर्य की किरणों का आपतन कोण।
तो सूर्य की किरणों के आपतन कोण का मतलब ये हुआ कि जब वो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आकर के गिरती हैं तो उसका एंगल क्या है, वो एंगल प्रभावित करता है। यानी यहां आपको ध्यान रखना है कि जब आपतन कोण क्या है, तो यह ध्यान रखें आपतन कोण है क्या। तो आपतन कोण का मतलब है कि जब वो सूर्य से किरणें रिलीज होती है, किरणें सूर्य से रिलीज होती है और फिर वो धरातल पर प्राप्त होती है, तो वो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, है ना। जब ये यहां आकर के गिरती है तो ये जो कोण है ये क्या है, आपतन कोण है। यहां आकर के गिरती ये जो कोण है ये क्या है, आपतन कोण है। तो आपतन कोण का मतलब कि जब वो पृथ्वी पर आकर के सूर्य की किरणें गिरती है और जो एंगल बनाती है वो आपतन कोण होता है। अब देखिए इसका सूर्य तप से क्या संबंध है आपतन कोण का। आपतन कोण का मतलब ये हुआ कि आपतन कोण जितना अधिक होगा, आपतन कोण अधिक होगा तो ताप है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी संबंध कैसा है, समानुपातिक है, समानुपातिक है। यहां आप देख सकते हो कि आपतन कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब यहां पर वो जो हमने पीछे वाली जो चीजें देखी हैं उसी के अनुसार कि आपतन कोण जो है यहाँ 90 डिग्री है, उच्च है, अधिक है, तो तापमान अधिक प्राप्त होगा। आपतन कोण कम हो जाता है तो सूर्य ताप है वो कम प्राप्त हो जाता है। तो हर स्थान पर आपतन कोण अलग होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के आपतन कोण हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है तो उसके बारे में देखिए। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। यानी इस समय की जो स्थिति है ये भूमध्य रेखा है, और जब पृथ्वी, ये इधर से हम सूर्य बना रहे हैं, पृथ्वी अपने कक्ष पर इस प्रकार सूर्य की चारों ओर चक्कर है वो लगाती रहती है, जिससे वो उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। जब ये इसके सम्मुख होता है तो ये स्थिति क्या होती है, एक तो होती है 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर। ये चीज याद रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। यानी सूर्य की स्थिति क्या होती है, सूर्य की स्थिति, इसको कहते हैं, सूर्य की स्थिति होती है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर इसकी स्थिति है वो होती है। तो अब जो एक घटना होती है उसका नाम दिया गया है और इस घटना को कहते हैं विषुव, या इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। विषुव या इक्विनॉक्स के बाद, इक्विनॉक्स जो होता है उस नाम से इसको जाना जाता है, विषुव। अब ये दो विषुव हैं, यानी एक तो विषुव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बसंत विषुव। बसंत विषुव, जब बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु कब आती है, मार्च अप्रैल में आती है, तो यानी 21 मार्च, 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। उसके बाद दूसरा है शरद विषुव, शरद विषुव, और ये कब आता है, 23 सितंबर को आता है। शरद विषुव 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। तो इस प्रकार से दो विषुव होते हैं। विषुव की क्या विशेषता है कि इस समय दिन रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, विषुव के समय दिन रात बराबर होते हैं। तो विषुव जो होता है, विषुव के दिन रात दोनों गोलार्धों में बराबर होते हैं। और इस समय हम देखें कि विभिन्न जो स्थितियां हैं उस समय जो कर्क और मकर रेखाएं हैं उस पर किस प्रकार से दिन और रात हैं, किस प्रकार से जो एंगल्स होते हैं वो बनते हैं। ये 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री है। यहाँ पर जो एंगल बनता है ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है।
यहाँ जो एंगल बनता है ये कर्क रेखा पर 66.5 डिग्री का बनता है। यहाँ जो एंगल बनता है 66.5 डिग्री का, और यहाँ जो एंगल आर्कटिक वर्ग पर 37 डिग्री और यहाँ भी 37 डिग्री। यानी ये जो एंगल्स 21 मार्च और 23 सितंबर को बनते हैं, यहाँ हम अलग स्लाइड में इसको लिखते हैं कि 21 मार्च व 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर में जब आपतन कोण होता है, आपतन कोण, तो ये आपतन कोण जो है, सबसे पहले हम बात करें कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तो भूमध्य रेखा पर होगा 90 डिग्री, भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री होगा। उसके बाद में कर्क व मकर रेखा दोनों पर बराबर होता है और वहां होगा 66.5 डिग्री। उसके बाद आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिका वर्त, उस पर जो है 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री का एंगल है वो बनेगा। तो ये आपतन कोण जो होते हैं ये थोड़े से याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखने हैं और इनको ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 21 जून, यानी 21 जून को क्या कंडीशन से वो बनेगी उसके बारे में। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति। यानी सूर्य की जो स्थिति अब होगी वो 21 जून को कर्क रेखा के सम्मुख होगी, कर्क रेखा के सम्मुख, इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। और कर्क सूर्य जब उत्तरायण होता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अधिक उत्तर में कभी नहीं जा सकता, यानी कर्क रेखा सूर्य के उत्तरायण होने की अधिकतम सीमा है, इसीलिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है वो मानी गई है। 23.5 डिग्री, यानी उसको 23 नहीं माना, उसको 24 नहीं माना, 23.5 माना, है ना। तो 23.5 मानने का मूल कारण यही है कि वो सूर्य की उत्तरायण होने की अधिकतम सीमा है, इसलिए उस एंगल को 23.5 डिग्री है वो माना गया। अब यहाँ जो कोण होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो कर्क संक्रांति है, तो कर्क रेखा जो है उस पर जो एंगल बनेगा वो तो बन जाएगा 90 डिग्री का, और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, उस पर जो एंगल बनेगा वो बनता है 66.5 डिग्री का। और जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त किसे कहते हैं, यानी आर्कटिक वर्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ये आर्कटिक वर्त माना जाता है। तो आर्कटिक वर्त पर जो एंगल होता है वो होता है एक तरह से 47 डिग्री, 47 डिग्री का एंगल होता है। और मकर रेखा पर जो एंगल होता है, मकर रेखा, वो होता है 43 डिग्री, यानी यहां जो एंगल बनेगा इस समय ये बनेगा 47 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, और यहां जो बनेगा ये बनेगा 66.5 डिग्री, और यहां जो बनेगा ये बनेगा 43 डिग्री। अंटार्कटिक मकर रेखा जो है, मकर रेखा, मकर रेखा पर बनेगा 43 डिग्री मकर रेखा, और जो अंटार्कटिका वर्त है, अंटार्कटिका, उस पर बनेगा 0 डिग्री। तो इस प्रकार से ये एंगल्स हैं, ये आपको इसमें ध्यान में रखने हैं कि कहाँ किस प्रकार कौन सा एंगल है वो बनता है, आपतन कोण जो होता है वो बनता है। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात्रि होती है। उसके बाद में 22 दिसंबर, 22 दिसंबर
जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति, इसको संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर रेखा पर सीधा चमकता है इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपतन कोण जो मकर रेखा है उस पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इस समय जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा उस पर जो होगा वो 66.5 डिग्री का आपतन कोण बनेगा। और उसके बाद में हम देखें कि अंटार्कटिका जो वर्त है, अंटार्कटिका वर्त, उस पर जब कर्क संक्रांति के समय जो आर्कटिक पे बन रहा था यानी 47 डिग्री का एंगल, अब जब सूर्य मकर रेखा पर आएगा तो वो 47 डिग्री का एंगल जो है वो आर्कटिक पर बनेगा, अंटार्कटिका पर बनेगा, यानी 47 डिग्री। उसके बाद इस समय जो कर्क रेखा पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 43 डिग्री। और जो आर्कटिक वर्त पर इस समय बनेगा, आर्कटिक वर्त यानी जो 66.5 उत्तरी अक्षांश है उस पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें उससे आगे नहीं पहुंच सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो आपतन कोण है उसके बारे में याद रखोगे। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम दोबारा आपको इसमें बताएं कि मकर संक्रांति के समय सूर्य जो है वो मकर रेखा पर यहाँ सीधा चमक रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा सूर्य की किरणों का, ये जो एंगल बनेगा सूर्य की किरणों का ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ ये है मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 66.5 डिग्री का कोण है वो बनेगा। अंटार्कटिका का जो वर्त है इस पर ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 47 डिग्री 47। कर्क रेखा यानी यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा 43 डिग्री। यहां जो एंगल बनेगा ये बिल्कुल एक तरह से 0 डिग्री का एंगल है, यानी यहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगी किरणें जो हैं वो यहां पहुंच भी नहीं पाती हैं, तो 0 डिग्री का एंगल है वो बनेगा। तो इस प्रकार से आपतन कोण है, जहां आपतन कोण उच्च होगा वहां तापमान अधिक प्राप्त होगा, जहां आपतन कोण न्यून होगा वहां जो सूर्य ताप है वो कम प्राप्त होगा। तो इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध की ओर जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर तापमान कम प्राप्त होता है, किस समय, जब सूर्य दक्षिणायन होता है उस समय। तो सूर्य की किरणों का आपतन कोण जो होता है वो इस प्रकार प्रभावित करता है। उसके बाद में है दिन रात की अवधि। तीसरा जो कारण है दिन रात की अवधि। तो दिन रात की अवधि हम जानते हैं कि दिन की अवधि जो होगी उसमें सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा, दिन की अवधि कम होगी तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा, क्योंकि रात्रि के समय सूर्य तप प्राप्त नहीं होता है। तो दिन की अवधि प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। हम एग्जैक्टली अगर मान लें कि बड़े दिनों जहां होंगे वहां सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों में जो दिन रात हैं वो 6 माह के होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में दिन व रात जो होते हैं वो 6 माह के होते हैं। 6 माह का दिन होता है, 6 माह की रात्रि होती है। तो जहां रात्रि जब लंबी हो जाएगी तो उस समय वो जो है वो प्राप्त नहीं होंगे। और उसके बाद में तो दिन रात की अवधि, जहां दिन के समय सूर्य तप प्राप्त होता है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वो 6 माह के दिन होते हैं और 6 माह के रात्रि हैं वो होते हैं। तो रात्रि का जो समय होता है वहां पर बिल्कुल भी सूर्य तप प्राप्त नहीं होता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जब दिन होते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक होता है, इसलिए वहां दिन के समय भी तापमान है वो अधिक नहीं हो पाता है। तो इसमें दिन की जो रात की अवधि है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद में मूल जो कारण है वो हम देखते हैं पृथ्वी की सूर्य से दूरी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी है ये भी सूर्य तप को प्रभावित करती है। दूरी हमने देखी कि 14,96,70,000 किलोमीटर दूर है।
यानी कुल कितनी दूरी है? 14 करोड़ 96 लाख और 70,000 किलोमीटर दूर है। 70,000 किलोमीटर दूर है। 14 करोड़ 96 लाख 70,000। और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। और जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, जो परिक्रमण कक्ष जो है, परिक्रमण कक्ष वो एक तरह से दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्त क्या होता है? जिसकी परिधि से केंद्र की दूरी समान नहीं होती है, उसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में जब वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी जो है वो उससे निकटतम स्थिति में होगी और एक दूरस्थम स्थिति होगी। दो स्थितियां हैं वो उसमें बनेंगी। तो देखिए वो कौन कौन सी दो स्थितियां हैं। यानी इस प्रकार से जो मान लीजिए दीर्घवृत्त है वो बनता है और एक स्थिति को हमने निकटतम माना है, यानी यहाँ पर हम देख लेते हैं, और एक स्थिति को दूरतम माना है। ये जो है एक तरह से सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं। यहाँ इन स्थितियों के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी एक तो होती है अपसोर और एक दूसरी होती है उपसोर। अपसोर और उपसोर की जो स्थितियां होती हैं, एक उपसोर होता है जो उपसोर पृथ्वी और सूर्य की संदर्भ दूरी के संदर्भ में है। एक होता है अपभू जो चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में है, जो ज्वार भाटा में हम पढ़ेंगे। तो अपभू उपभू इन दोनों के बारे में और उपसोर अपसोर इनके बारे में। यहां आपको याद करने के लिए एक छोटे से ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा परीक्षा के दिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा उपसोर था और कौन सा अपसोर था। तो इसको जो आप एक तरह से देखेंगे, इंग्लिश वाला नाम लिखेंगे तो जो ए लिखा हुआ है वहां लिखना है अपहेलियन। ए का मतलब अपहेलियन, ए से ए लिखना है। दूसरा इंग्लिश वाला शब्द इसके पास लिख देना है जिसका नाम है पेरीहेलियन। अपहेलियन पेरीहेलियन, यानी दो शब्द हैं अपहेलियन पेरीहेलियन, दो हिंदी के हैं अपसोर उपसोर। जिसमें ए आता है उसको ए के पास लिख देंगे, दूसरा अपने आप दूसरे के पास चला जाएगा। अब देखिए इनमें जिसमें पी लिखा है, पी का मतलब पास करेंगे, पास यानी नजदीक, यानी निकटतम स्थिति होगी। निकटतम यानी ये पृथ्वी और सूर्य की निकटतम स्थिति होगी पेरीहेलियन। अब इसको आपने अलग है वो कर लिया है, अब इसमें आपको पता चल गया ये निकटतम है, तो ये दूसरा क्या होगा? ये दूरस्थ स्थिति होगी, यानी दूर। तो 14 करोड़ 96 लाख जो है वो दूरतम स्थिति है। तो जब निकटतम होता है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है दूरी, 14.70। और जब वो निकटतम हो दूरस्थ होती है तो 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। इसकी मील में दूरी जो है वो 9.30 करोड़ मील मानते हैं, और यहां इसको मील में माने तो 9.15 करोड़ मील, और यहां इसको माने तो 9.45 करोड़ मील। तो ये दूरतम स्थिति हो जाती है, यानी निकटतम स्थिति में ये दूरी होती है और दूरतम स्थिति में ये दूरी होती है। आपको केवल नाम पर ज्यादा फोकस करना है कि कौन कैसा है। उसके बाद में देखिए कि कौन सा कब होता है, तो इसको याद रखेंगे कि ये जो होता है इसमें उपसोर में ऊ जो है वो 3 जैसा दिखता है, यानी हम 3 भी ऐसे लिखते हैं जैसे ऊ लिखा होता है। तो ये जो है ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और ये जो होती है ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई। तो ये स्थितियां जो बनती हैं 3 जनवरी और 4 जुलाई को बनती है, उपसोर और अपसोर। इस समय सूर्य ताप में जो एक तरह से अंतर होता है, यानी सूर्य ताप में जो अंतर होगा वो 7% का होगा। यानी 4 जुलाई के समय
यदि हम देखें उत्तरी गोलार्ध में क्या परिवर्तन होगा, तो 4 जुलाई के समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां पड़ती हैं और सूर्य जो है वो दूर चला जाता है, तो 7% गर्मी कम पड़ेगी इस दिन। और इसी दिन की हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है, सूर्य दूर चला जाता है, तो दूर जाने से सर्दी बढ़ जाएगी। तो यहाँ 7% जो सर्दी है दक्षिणी गोलार्ध में, सर्दी अधिक हो जाएगी। दूर चला गया तो 7% सर्दी अधिक हो जाएगी। इधर देखें जनवरी के समय उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय जब सूर्य निकट आ गया, तो निकट आने से सर्दी कम होगी, क्योंकि सूरज नजदीक है, हम पृथ्वी जो सूर्य के नजदीक गए हैं, तो यहाँ 7% सर्दी कम होगी, 7% सर्दी कम हो जाती है। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होती है, जब सूर्य उत्तरायण होता है दक्षिणी गोलार्ध, जनवरी के समय सूर्य दक्षिणायन होता है, वहां गर्मी पड़ती है, तो 7% जो गर्मी है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है इस समय जनवरी के समय में, तो वहां दक्षिण में होता है और निकट भी हो गया तो गर्मी थोड़ी वहां बढ़ जाएगी। तो ये उपसौर और अपसौर के प्रभाव होते हैं। बहुत अच्छे से इनका डायग्राम जो है वो बना लेंगे। ये जो स्थिति है ये 3 जनवरी को होती है और इसको हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ये जो होती है 4 जुलाई को होती है और इसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ये एक तरह से पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है। इस डायग्राम को भी अच्छे से बना लेंगे। हाँ सरवण जी, वो भेजे ऑर्डर था ना। हाँ ऑर्डर भेजे मुझको। ठीक ठीक। उसके बाद में बात करते हैं सौर क्लंक। सौर क्लंक जिसको हम सौर धब्बे भी बोलते हैं। सौर क्लंक, सौर धब्बे यानी सूर्य की सतह जो होती है फोटोस्फीयर, उस पर उसका रंग जो है वो अलग दिखाई देता है, इसलिए वो धब्बे जैसे बन जाते हैं, जिसको सौर क्लंक कहते हैं। यानी इनकी उपस्थिति कहां पर होती है, फोटोस्फीयर पर होती है। पहली विशेष बात, फोटोस्फीयर पर बनते हैं, यानी सौर क्लंक कहां बनते हैं, फोटोस्फीयर पर बनते हैं। फोटोस्फीयर पर उनका रंग जो है वो अलग हो जाता है, रंग अलग दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ताप परिवर्तन के कारण। आपने सुना होगा ताप परिवर्तन के कारण कि विभिन्न प्रकार के जो खगोलीय पिंड होते हैं, उन खगोलीय पिंडों का रंग उनकी सतह के तापमान से निर्धारित होता है। तो ये उस फोटोस्फीयर पर ऐसे सतह होते हैं जो अत्यधिक ताप का विसर्जन कर देते हैं और झोर ज्वालाएं वहां से निकलती हैं, जिसके कारण उसका खुद का तापमान कम हो जाता है। सौर क्लंक के समय सौर क्लंकों की संख्या अधिक होगी तो सूर्य तप की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि सौर क्लंक से सौर ज्वालाएं निकलती हैं, वो अत्यधिक तापमान को विसर्जित कर देते हैं और खुद ठंडे क्षेत्र बन जाते हैं। तो दोनों तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि सौर क्लंक के समय सूर्य तप की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। सौर क्लंक कैसे क्षेत्र हैं, ठंडे हैं गर्म, ठंडे क्षेत्र हैं, खुद ठंडे हो जाते हैं क्योंकि विसर्जन उन्होंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो तापमान परिवर्तन के कारण उसका रंग है वो अलग दिखाई देता है,
यानी वो धब्बे से दिखाई देती है, इसलिए उसको सौर क्लंक कहते हैं। यानी सौर क्लंक से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। सौर क्लंक से क्या निकलती हैं? सौर ज्वालाएं निकलती हैं। यानी सौर ज्वाला है वो उससे निकलेंगी, और सौर ज्वाला निकलने से सौर क्लंक, सौर ताप जो होता है वो बढ़ जाएगा, सूर्य ताप बढ़ जाएगा। एक तो ये चीज याद रखनी कि सौर क्लंक से सूर्य ताप बढ़ जाएगा। दूसरा, जो सौर क्लंक होते हैं वो सौर क्लंक वो जो स्वयं हैं वो ठंडे क्षेत्र होते हैं, यानी उनका तापमान सामान्य क्षेत्र की अपेक्षा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसका तापमान सामान्य से कम हो जाता है। इन सौर क्लंकों को सबसे पहले जो देखने का काम किया था वो गैलीलियो ने किया था, क्योंकि हम बिल्कुल खुली आंखों से उनको देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए एक तरह से हमें दूरबीन का आविष्कार करना होता है। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था। तो गैलीलियो ने सबसे पहले सूर्य की सतह पर उन सौर धब्बों को, उन सौर क्लंक को देखा था। तो सबसे पहले इन सौर क्लंक को देखने का काम जो किया था, सर्वप्रथम सौर क्लंक देखना किसने देखा? गैलीलियो ने। सबसे पहले गैलीलियो ने जो सौर क्लंक हैं वो देखे थे। तो सौर क्लंक गैलीलियो के द्वारा देखे गए थे। सौर क्लंक हमेशा स्थिर नहीं होते, वो घटते बढ़ते रहते हैं। यानी जहां से वो शुरू हुए 11 साल में घटते बढ़ते रहेंगे और 11 साल में पुनः फिर कम होते रहेंगे। यानी 11 वर्षीय चक्र इनका होता है। सौर क्लंक का जो चक्र होता है ये 11 वर्ष से बढ़ते रहते हैं, यानी 11 वर्षीय चक्र इनका होता है। 11 वर्ष में सौर चक्र बढ़ते रहते हैं और 11 वर्ष में कम होते रहते हैं। तो 11 वर्षीय चक्र इनका पाया जाता है। अब देखिए जो सन स्पॉट्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सन स्पॉट्स है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो पार्ट है इसके अलग अलग धब्बा सूर्य की सतह पर बना हुआ है। तो इसकी जो परिधि वाला पार्ट है उसको कहते हैं पेम्ब्रा, और जो केंद्रीय भाग होते हैं उसको कहते हैं अम्ब्रा। तो अम्ब्रा और पेम्ब्रा, यानी पैसे याद रखोगे कि परिधि वाला भाग है, सौर क्लंक का परिधि वाला भाग है वो क्या कहलाता है? पेम्ब्रा कहलाता है। और जो विशेष प्रकार से इसका केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है? अम्ब्रा कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं सौर वायु। सौर वायु क्या होती है? सौर वायु देखो, सूर्य से जो विभिन्न प्रकार की सौर ज्वालाएं निकलती हैं, उन सौर ज्वालाओं के सहारे जो विभिन्न प्रकार की सौर वायु है जिसमें विभिन्न प्रकार के आयंस होते हैं, और वो आयंस जो हैं सौर वायु की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत भिन्न होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो वायु होती है उसमें सौर विकिरण न्यूनतम है। सूर्य के वायुमंडल में जो सौर वायु है जो क्रोमोस्फीयर में होती है, उस क्रोमोस्फीयर में जो आयंस होते हैं, सौरीय कण होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं। सौर वायु का प्रवाह जिस ओर ज्यादा होगा, सौर वायु को सौर ज्वालाएं प्रभावित करती हैं। सौर ज्वालाएं ज्यादा निकलेंगी तो सौर वायु है वो भी ज्यादा प्रभावित होगी। ये चीज आप नोट करते चले कि सौर वायु को सौर ज्वालाएं प्रभावित करती हैं। सौर ज्वालाएं ज्यादा होंगी तो सौर वायु है वो भी एक तरह से ज्यादा प्रभावित होगी। अब देखिए सौर वायु के क्या प्रभाव होते हैं, धरती पर क्या प्रभाव होते हैं, हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव होते हैं। जब सौर वायु ज्यादा प्रभावित होती है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक विकिरण हैं, उनका प्रभाव भी ज्यादा हो जाता है। जो अन्य अल्ट्रावायलेट रेज हैं, विभिन्न प्रकार के हानिकारक रेज हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उनके साथ वो प्रवाहित होने लग जाएंगे। और दूसरा, सूर्य ताप की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण प्रभाव हो गया कि इसमें सूर्य ताप की मात्रा है वो बढ़ जाती है, सौर वायु। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है और हर जगह आपको मिलेगा भी नहीं, वो प्रभाव ये है कि जब सौर वायु ज्यादा एक्टिव होती है पृथ्वी की ओर, जिस क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव होती है, जिस ध्रुव की ओर, जिस अक्षांशों पर ज्यादा एक्टिव होती है,
वहां गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को डिस्टर्ब कर देता है। इसका ज्यादा प्रवाह होना संचार प्रणाली को भी डिस्टर्ब कर देता है। कई बार बहुत ज्यादा प्रवाह होने से इसमें संचार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो उपग्रह होते हैं वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इसके मूल जो प्रभाव हो गए वो ये हो गए कि संचार प्रणाली को डिस्टर्ब कर देती है, गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करती है, सूर्य ताप को बढ़ा देती है, वायुमंडल में हानिकारक विकिरणों का प्रवेश बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आयन मंडल में विभिन्न प्रकार के आयन्स पहुंचते हैं और जिसकी वजह से ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय जो रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है जिसको हम अरोरा कहते हैं, तो अरोरा को उत्पन्न करने में सौर वायु की भूमिका होती है। सौर वायु का आप समझ गए होंगे, यानी सौर वायु सौर ज्वालाओं से उत्पन्न होती है। सौर ज्वालाओं से उत्पन्न होती है, यानी सौर ज्वालाएं ज्यादा होंगी तो उस वायु का प्रवाह ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आयन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आयन्स क्या होते हैं, इसमें अधिक होते हैं। सौर वायु में आयन्स अधिक होंगे। अब देखो इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। पहला प्रभाव कि सौर वायु जो होती है, सौर वायु से सूर्य तक बढ़ जाता है। सौर वायु से दूसरा है वायुमंडल में हानिकारक विकिरणों का प्रभाव बढ़ जाता है। हानिकारक विकिरणों का प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रभाव, सौर वायु से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रभावित होता है। यानी सौर वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर देता है, उसको कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो सौर वायु से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण को वो कम कर देगा। जिस ओर सौर वायु का प्रभाव बढ़ेगा उस ओर गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम काम करेगा। उसके बाद में सौर वायु का अन्य जो महत्वपूर्ण प्रभाव है, सौर वायु आयन मंडल में पहुंचती है और आयन मंडल में बुक लेक्चर स्टैंड मान लीजिए। सौर वायु जो होती है वो जब आयन मंडल में पहुंचती है, आयन मंडल, तो आयन मंडल में पहुंचने से इसमें विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं और वहां पर जो रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है उस घटना को हम क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। अरोरा को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति यानी आयन मंडल रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है, अरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति उसको कहा जाता है। नॉर्वे के समय मध्य रात्रि में अरोरा देखने को मिलता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वो किसको कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हमें इसमें याद रखना है। उसके बाद में आता है वायुमंडलीय प्रभाव। वायुमंडलीय प्रभाव यानी वायुमंडल के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो वायुमंडल के और धरातल के विभिन्न प्रकार के प्रभाव होते हैं। उसमें एक तरह से विसरण है, परावर्तन है, अवशोषण है, कई प्रकार की चीजें उसमें होती हैं। जब सूर्य की किरणें उसमें आती हैं तो सबसे पहले है परावर्तन, उसके बाद में आता है विसरण, उसके बाद में आता है प्रकीर्णन, उसके बाद में आता है अवशोषण,
अवशोषण। तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं वो उसमें देखने को मिलते हैं। परावर्तन में हेलो, तो वायुमंडल में जो प्रभाव परावर्तन, विसरण, प्रकीर्णन, अवशोषण, यहां पर ये प्रक्रियाएं पूरे वायुमंडल में होती हैं जिससे सूर्य तप प्रभावित होता है। तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में तो परावर्तन से जो प्रश्न है वो कई बार बनता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि परावर्तन जो है सूर्य तप का, वो परावर्तन की जो मात्रा होती है, हम उस परावर्तन की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि एल्बिडो क्या होता है। तो एल्बिडो किसी भी धरातल से जो सूर्य तप के परावर्तन की मात्रा होती है उसको एल्बिडो कहा जाता है। धरातल पर सूर्य तप की मात्रा जो परावर्तित होती है किसी भी सतह से, जैसे मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है, एक तरह से कृष्णिका होती है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में तापमान को अवशोषित कर लेती है। तो जो सबसे ज्यादा अवशोषित करती है वो परावर्तन सबसे कम करती है। और जो सफेद सतह होती है जैसे बर्फ होती है, ये सबसे ज्यादा तापमान को एक तरह से क्या करती है? परावर्तित करती है। तो उसका जो एल्बिडो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो परावर्तन की जो मात्रा होती है उसको एल्बिडो कहा जाता है। तो एक तो एल्बिडो के बारे में याद रखना है कि वायुमंडलीय जो प्रभाव होते हैं सबसे ज्यादा, तो परावर्तन की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो, पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो 34% है, वो माना जाता है। 34% पृथ्वी का एल्बिडो। सर्वाधिक एल्बिडो जो होता है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, सर्वाधिक एल्बिडो होता है बर्फ का, यानी सफेद, वहां ताजा हिम भी हो सकता है, ताजा हिम जो होता है उसका सबसे ज्यादा एल्बिडो है वो पाया जाता है। तो ये कुछ एल्बिडो जो है, एल्बिडो के बारे में कई बार सवाल है वो पूछा जा चुका है, इसलिए एल्बिडो का आप याद रखें कि एल्बिडो जो होता है वो परावर्तन की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। जो कृष्णिका होती है, अब कृष्णिका के बारे में भी याद रखें। तो कृष्णिका जो होती है वो क्या होती है? जो तापमान का अधिकतम अवशोषण करती है, जो तापमान का अधिकतम अवशोषण करने के बाद और क्या करती है? अधिकतम विकिरण करती है। अधिकतम अवशोषण और अधिकतम विकिरण जो करती है उसको हम कृष्णिका कहते हैं। तो कृष्णिका अवशोषण ज्यादा करती है, सामान्यतः ये ब्लैक कलर की होते हैं, इसलिए इसको कृष्णिका कहा जाता है। विसरण, वायुमंडलीय विकिरणें धूल के कणों से टकरा करके विसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उसको विसरण कहते हैं। प्रकीर्ण होती है, इसमें भी फैलती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ये अवर्णात्मक होता है, यानी इसमें किसी प्रकार के रंग का चयन नहीं होता है, यानी विसरण से किसी प्रकार का रंग प्रतीत नहीं होता है। प्रकीर्णन जो होता है उससे विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई देना, सुबह शाम के समय लालिमा जो दिखाई देती है वो किसके कारण होती है? प्रकीर्णन के कारण। दोनों की प्रक्रिया एक जैसी है, लेकिन ये वर्णात्मक होता है, यानी वर्ण चयनात्मक होता है, और ये अवर्णात्मक होता है। वर्ण यानी रंग, वर्ण का तात्पर्य यहाँ रंग से, तो इसमें कलर का चयन है वो नहीं किया जाता है। तो ये सब प्रभाव हैं वायुमंडल के जो सूर्य ताप को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसमें एल्बिडो जो है उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस प्रकार से एल्बिडो है वो बनता है, किसको एल्बिडो है वो कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से कारक जो हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तो वायुमंडलीय प्रभाव में जो परावर्तन है, एल्बिडो शब्द है, इसको याद रखना है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है वो करना है कि कहाँ किसका एल्बिडो है वो ज्यादा होता है। बादल का एल्बिडो अगर पूछ लें तो 30 से 35 तक बादलों का एल्बिडो होता है, यानी बादलों का एल्बिडो 30 से 35 तक पाया जाता है।